या फिर अधिवक्ता वकील जो है वो हो, उन सबके लिए वर्तमान में जो धाराएं याद रखी जाती हैं वो धाराएं याद रखना उनके जीवन काल का अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है। आने वाले समय में वो धाराएं जब बदल दी जाएंगी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को कोई गलत धारा के तहत सजा मिल जाए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे राजमार्ग के नंबर बदल दिए जाएं या फिर आपके फ़ोन नंबर बदल दिए जाएं और फिर आप पुराने नंबर पर किसी को कॉल करें तो पता चले वो कहीं और बोले। इसको समझते हैं, थोड़ा सा पहले ब्रीफ में कुछ बातें जान लेते हैं, ठीक है ना, तभी आप इस बात में और अपने अच्छे से रुचि ले पाएंगे, क्योंकि अदरवाइज ये बिल्कुल ऊपर से बाउंस हो जाएगा। देखिए, आप ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। देश में किसी भी प्रकार का कोई क्राइम हो, उस क्राइम को सजा के रूप में या फिर क्रिमिनल को सजा दिलाने के लिए कुछ धाराएं लिखी गई हैं। जैसे आप अपने घर में जब रहते हैं तो आपके घर में किसी ना किसी क्राइम की कोई ना कोई सजा आपके पेरेंट्स के द्वारा डिसाइड की हुई होती है। मान लीजिए कि आप पढ़ रहे थे, जैसे हम अपने समय की बचपन की बात बताएं, आजकल तो पेरेंट्स फिर भी बच्चों को बहुत लाड़ दुलार से रखते हैं, हमारे पेरेंट्स ने भी रखा, लेकिन बहुत अच्छे से फुटबॉल भी बनाई हमारी बीच बीच में। मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते सुबह जल्दी जग के पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते झपकी आ गई। जितना तेज हमको झपकी आती थी उतनी ही तेज पिताजी का प्यार भी हमारे साथ साथ चला आता था कि सुनो बेटा, सोना नहीं है, ठीक है। तो यहां पर सोना नहीं है नाम से जो हमारे प्यार की जो भावना चलकर आई, वो प्यार की भावना क्राइम पर थी। क्राइम क्या किया था हमने? पढ़ते हुए सो गए थे, ठीक है साहब। ऐसे ही एक बार हमने बचपन में कोई ऐसी घटना कर दी, जैसे आप में से भी किसी ने बाई चांस किसी का पेन ले लिया हो, किसी की पेंसिल ले ली हो, कहीं किसी का कोई सामान घर लेकर आ गए हो। अब घर वाले उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, आपके घर का अपना कानून है। ऐसे हम किसी के घर से, मतलब किसी खेत से एक बार लौकी तोड़कर घर ले आए थे और घर वालों को कहे, बचपन में बहुत छोटे हुआ करते थे उस समय, कहे कि हमें रास्ते में पड़ी मिल गई ये चीज़। हमारी माताजी ने जो हमारी धुनाई बनाई अब वो हमें आज तक याद है। यानी कि हमने क्राइम किया क्योंकि हम किसी के घर से, मतलब खेत से तोड़ कर ले आए थे तो घर में जो हमारी मतलब बढ़िया वाली जो सिकाई हुई वो हमें आज तक याद है। यानी पहले आपने क्राइम किया, उसके ऊपर पनिशमेंट मिला, पनिशमेंट का लेवल चेंज होता चला गया। क्राइम पहले क्या था? पहले हम नियम तोड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? पापा ने कहा बेटा पढ़ना है, हम पढ़ने की जगह झपकियां ले रहे थे तो धुनाई मिली, वो अलग था। दूसरी तरफ क्या हुआ? हम चोरी कर लाए तो उस समय हमारी जो सुताई बनी तो हमारा वो चोरी का वो था। इसका मतलब घर अगर एक देश हो, है ना, तो उस देश में भी रहने वाले जो लोग हैं वो हैं तो उसके अपने ही ना। मतलब हमारे पेरेंट्स ने हमें इसलिए नहीं मारा कि भाई ये पता नहीं अब हमारा कोई मतलब वो हो गया है, ये बेकार आदमी हो गया है, घर के बाहर का आदमी हो गया है, घर का ही, लेकिन ये सुधर कर यहाँ रहे तो ऐसी स्थिति में हमारी धुनाई हुई थी। ऐसे ही भारतीय न्याय संहिता है। भारतीय न्याय संहिता असल मायने में, जैसे आप इंडियन पीनल कोड कहते हैं, अब यहीं पर एक बड़ा सवाल बनने वाला है। इंडिया में जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में यह तय किया गया कि किस प्रकार के क्राइम की देशवासियों को सजा कैसे दी जाए, क्या दी जाए। चोरी की सजा क्या हो, डकैती की क्या हो, छिनैती की क्या हो, धोखाधड़ी की क्या हो, है ना, इसके साथ साथ हत्या की क्या हो, रेप की क्या हो, हर तरह की चीजें लिखी गई, संहिताबद्ध की गई, कोडिफाई की गई और उनको करने के बाद देश में लागू कर दिया गया, जिसे आज आप आईपीसी के नाम से जानते हैं, इंडियन पीनल कोड के नाम से जानते हैं। असल मायने में हमारे देश में मैकाले के काल से, यानी अंग्रेजों के काल से 1860 में आईपीसी का निर्माण हुआ, 62 से यह लागू हुई और जिसके तहत बहुत सारी धाराएं बनाई गई, 500 से अधिक धाराएं, जिसके तहत यह डिसाइड किया गया कि क्या क्या करने पर किस तरह का दंड दिया जाएगा। तो एक तरह से यह भारतीय न्याय संहिता पहले इंडियन पीनल कोड के नाम से जानी जाती थी। आप इस इंडियन पीनल कोड को भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता जो मैं बार बार बोल रहा हूं, भारतीय दंड संहिता, सॉरी, तो भारतीय दंड संहिता, अब इसका नाम परिवर्तित होने वाला है, बताएंगे क्या होने जा रहा है। दूसरा था सीआरपीसी। अच्छा, अब क्या हुआ? मान लीजिए कि आपने ये सुन लिया कि आपने कोई क्राइम किया, जैसे मैं मेरा उदाहरण लेता हूं, बचपन में मैंने कोई क्राइम किया। क्या क्राइम किया? कि मैं खेत से लौकी तोड़कर घर ले आया, क्राइम था ये। अब इस क्राइम के बाद में माताजी को मुझे पीटना था। ये पीटने की एक प्रक्रिया है, पीटना आते ही धैधू ये भी हो सकता है। एक प्रक्रिया बहुत अच्छे से हो सकती है, क्या? कि मुझे ये लर्निंग दी जाए कि तुमने गलत किया है। माताजी ने मुझसे तुरंत आकर पूछा कि बेटा मुझे उस जगह लेकर चलो जहां पर तुम्हें ये चीज पड़ी मिली थी। दोबारा समझना, क्या कहा मुझसे? बेटा मुझे वहां लेकर चलो जहां पर तुम्हें यह चीज पड़ी हुई मिली थी। माताजी हमें लेकर गई फॉरेंसिक अधिकारी बन करके, यानी साक्ष्य कलेक्ट करने के लिए, एविडेंस लेने के लिए। और इसी वजह से भारत में एक साक्ष्य संहिता और है ना, भारतीय साक्ष्य संहिता कहा गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट कहा गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें आपसे क्या कहा जा रहा है
कि भैया मुझे एक बार के लिए वहां लेकर चलो जहां पर तुम्हें ये सब चीजें पड़ी हुई मिली थी। हमको वहां ले जाया गया। वहां ले जाकर माताजी ने साक्ष्य जुटाए कि यहां तो कोई प्रमाण ही नहीं है कि लौकी पड़ी हुई मिल जाए। वहां पर कुछ लोगों से पूछताछ की गई कि ये अंकित यहां से लौकी लेकर गया था। तो किसी ने हंसते हुए कह दिया कि नहीं आंटी जी, ये इस खेत की लौकी थी, हमने ही तोड़कर इससे कहा था कि तुम इसे ले जाओ और घर पे जब मम्मी मना करेंगी तो कह देना हमें पड़ी मिली थी। साक्ष्य जुटाए गए। साक्ष्य किसने जुटाए? माताजी ने जुटाए। क्या करा? पहले ये ढूंढा कि इसने वाकई में ये चोरी की है या फिर मतलब इसे वाकई में मिली है या चोरी, या कोइंसिडेंस है ये, या फिर इसने चोरी की है। ये क्या किया गया? उन्होंने साक्ष्य जुटाए। भारत में किसी भी क्राइम के साथ साथ साक्ष्य जिस कानून के तहत जुटाए जाते हैं वो इंडियन एविडेंस एक्ट है, कि वहां पर कौन व्यक्ति मौजूद था, किसकी गवाही ली गई, क्या प्रमाणित किया गया। आज भी हमारे देश में यह प्रक्रिया चलती है। अच्छा, इस प्रक्रिया के दौरान जब माताजी ने यह डिसाइड कर लिया कि इसने हां गलती की है, तो अब वहां से मुझे वापस लेकर आना है। अब जब मुझे वापस लेकर आना है तो प्यार से लेकर आना है या एक अपराधी की तरह लेकर आना है? प्यार से मतलब कि यार सॉरी यार, तेरे को हमने गलत समझ लिया, वाकई में तुझे पड़ी हुई मिली थी। तो यह प्रक्रिया तो हुई मुझे प्यार से लेकर आने की। लेकिन अब चूंकि मैं माताजी की नजरों में एक अपराधी की श्रेणी में जा चुका हूं कि बेटा तुमने क्राइम किया है, तो वहीं से माताजी कान का बटन दबाते हुए, नजरों से घूरते हुए, मौका मिल जाए तो सब धबाड़ा मारते हुए लेकर के आने लग रही हैं। ये जो प्रक्रिया है ना, ये सीआरपीसी है। अर्थात समझिए, देखिए क्राइम डिसाइड किया आईपीसी ने, ठीक है, साक्ष्य जुटाए गए इंडियन एविडेंस एक्ट के माध्यम से, और उनकी पालना जिस आधार पर की गई वो है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 इंडिया के अंदर, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर आपको यह पता चल गया कि इस व्यक्ति ने यह क्राइम किया है तो अब क्या किया जाना चाहिए, है ना। अब मान लीजिए कि कोई अपराधी है, वो वहां पर प्रेजेंट नहीं है, आपको बाद में पता चला, तो उसे लाया कैसे जाएगा, उसे बुलाया कैसे जाएगा, समन कैसे किया जाएगा, वो सारी प्रक्रियाएं कि क्या करना चाहिए। जैसे मान लो मैं आपको एक कार दे दूं और आपसे कहूं कि चला लो, आपको चलाना ही नहीं आता, तो चलाने का जो मॉड्यूल, जैसे आप कई बार मोबाइल खरीद के लाते हैं, मोबाइल के अंदर आपको कई बार वो लिखा होता है, प्रोसीजर लिखा होता है कि क्या फॉलो करना है आपको, कैसे इसे चालू करना है, ओपन कैसे करना है। कई बार कई फोन, जैसे मैं आईफोन यूज करता हूं, लेकिन आजकल ये सैमसंग का एक फोल्ड फोन है, ये मैं लेकर के आया, तो मुझे इसमें स्क्रीनशॉट लेना नहीं पता था कि इसमें स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, ठीक है। आईफोन के अंदर पता था लेकिन इसमें नहीं पता था, तो फिर मैंने क्या किया, गूगल किया कि इसको स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है। तो अगर मान लीजिए ये सब बातें लिखित में आ जाएं कि आपके फोन की फंक्शनिंग ऐसे है, आप इसको ऐसे करेंगे, तो देखिए फोन निर्माण करना आईपीसी के अंदर हो चुका है, लेकिन इसको ऑपरेट कैसे करना है, ऑपरेशंस के बारे में क्या करना है, कैसे करना है, वो सीआरपीसी है। यानी कानून का इंप्लीमेंटेशन सीआरपीसी कराती है कि आपको ये प्रोसेस फॉलो करने हैं इस काम। तो उम्मीद है आपको आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहां से थोड़ी आगे की जानकारी जान लीजिए, क्या कि जो ये आईपीसी है ना, ये 1860 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाई गई थी, वही मैकाले जिसकी शिक्षा पद्धति आज भारत के अंदर चलाई जाती है, ठीक है ना। अच्छा, ऐसी स्थिति में 1862 के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया गया था अंग्रेजों के काल में। ऐसे ही सीआरपीसी 1898 की है, जिसको 1973 में जाकर के दोबारा इसका नाम चेंज किया गया था, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि भारत के अंदर ये सारी चीजें अंग्रेजों के काल से, ब्रिटिशर्स के काल से आज तक चली आ रही हैं। यहां क्या किया गया है, यहां पर इन तीनों को रिप्लेस करने की बात की गई है। रिप्लेस करने से अर्थ क्या हुआ कि इनका नाम बदलकर और इनके अंदर कुछ परिवर्तन करने की बात की गई है। यानी कि एक तरह से भारत में अब न्याय जो है वो किसके लिए नहीं होगा, पनिशमेंट के लिए नहीं, न्याय के लिए, जस्टिस के लिए होगा, है ना। तो यहां पर दंड की जगह न्याय की बात की जाएगी। इंडियन पीनल कोड को इंडियन जस्टिस कोड हो गया, एक तरह से भारतीय न्याय संहिता हो गई। भारतीय दंड संहिता के स्थान पर वो भारतीय न्याय संहिता बन गई, ठीक है। अच्छा, इसके आगे की बात अगर हम करते हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है, नाम परिवर्तन के पीछे का कहानी क्या है, तो उसको याद करिए। 2022 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा था गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है। उनके द्वारा 5 प्रण लिए गए थे, 5 प्रण लिए गए थे कि भैया हम ऐसा करेंगे अमृत काल के अंदर। क्या करेंगे, तो यहां पर पढ़िए, रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट। यानी हम जब उपनिवेश थे, हम जब गुलामी के काल में थे, उसका कोई भी माइंडसेट अगर आज भी हमारे पास उपस्थित हो, उससे बाहर निकलना है। जैसे आज जब कोई ये बोलता है इंडियन पीनल कोड, आज देश के अंदर इतने शानदार अधिवक्ता, इतने शानदार पुलिस, इतनी अच्छी कोर्ट, सब कुछ है, लेकिन जब ये बोला जाता है कि ये सब ब्रिटिशर्स के काल से चला आ रहा है,
ब्रिटिशर्स के बाद से इसे एक बार भी नहीं बदला गया, तो यह दिमाग में एक पिंच देता है कि आपने इसका मतलब कुछ नया किया ही नहीं, सब अंग्रेजों के ही द्वारा चला जा रहा है, फिर आप और हम नए क्या कर पाए। इससे अच्छा, जैसे कई बार डिबेट होते हुए कई लोग जब पनवाड़ी की दुकान पर खड़े होते हैं तो एक चर्चा छेड़ देते हैं, और क्या चर्चा छेड़ देते हैं कि साहब इससे अच्छे तो हम गुलाम ही सही थे, सब कुछ तो अंग्रेजों का किया हुआ ही है। कई लोग इस प्रकार की बातें बोलने लगते हैं कि आज भी तो हम गुलामी की जिंदगी ही जी रहे हैं, हमें स्वतंत्रता के मायने ही नहीं पता हैं। कई लोग ये बोलते हैं सब ब्रिटिशर्स का दिया है, रेलवे देख लो, टेलीफोन देख लो, है ना, इवन आईपीसी देख लो। इस तरह की जो बयानबाजी है वो आपको एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट की तरफ ले जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस मानसिकता से बाहर निकलना है, तो निकलने के लिए क्या किया जाएगा, क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी। उनकी तरफ में सबसे पहली जो चीज है वो है सेडिशन लॉ से मुक्ति दिलवाई गई। सेडिशन लॉ क्या है? 124A आईपीसी के अंदर लिखा गया है। क्या लिखा गया है? राजद्रोह। राज का मतलब असल मायने में सुनकर तो लगता है राजशाही के खिलाफ किसी ने कुछ कहा। देखिए, दो शब्द हैं, एक शब्द है राजद्रोह और एक है देशद्रोह। देशद्रोह का मतलब यह है कि आप एज ए यूनिट कंट्री के साथ कुछ भी, आप चाहे दुश्मन के साथ मिल जाएं, देश में आतंकी हमला कर दें, देश के खिलाफ कोई भी साजिश रच दें, वो सब देशद्रोह में आता है। राजद्रोह सामान्यतः माना गया है कि आपने, सरकार ने कोई आदेश किया, सरकार ने आदेश दिया कि भाई सबको कल से मास्क लगा के घर से बाहर निकलना है, या सरकार का कोई आदेश है कि 144 चल रही है, आप बाहर ना निकलें, कर्फ्यू चल रहा है, आप बाहर ना निकलें, आप बाहर निकल के घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से सरकार को यह लगा यार ये हमने कहा ऐसा करो, ये व्यक्ति हमारी बात मान ही नहीं रहा है और लोगों को भड़का और रहा है सरकारी आदेश के खिलाफ। सरकारी आदेश के खिलाफ भड़काना सामान्यतया राजद्रोह की श्रेणी में रखा जाता था, अंग्रेजों के काल से ही चला आ रहा था, और अंग्रेज इसे अपने खिलाफ जब भी कोई राजनेता बयान देता था ना, उसको उठाकर यूज करने के लिए लिया जाता था। जैसे बाल गंगाधर तिलक साहब को सबसे पहले उठाकर इसी के तहत जेल में डाला गया था कि साहब आपने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम किया है। तो यह राजद्रोह का कानून रिपील कर दिया गया है, ठीक है ना। राजद्रोह पर अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए कानून बना था। मैं इस सदन को कहना चाहता हूँ, एक ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने किया है कि राजद्रोह को कंप्लीटली हम रिपील कर रहे हैं। राजद्रोह को हम कंप्लीटली रिपील कर रहे हैं। तो क्या ये आप पहली बार ऐसा कर रहे हैं, यानी देश के अंदर इससे पहले किसी ने विचार किया? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। दुनिया के बहुत सारे देश जहां जहां पर अंग्रेजों का शासन था, वो देश अब से पहले इस चीज को हटा चुके हैं। बताएंगे हम किस देश ने क्या क्या हटाया, वो हम आपको यहां पर बताएंगे, ठीक है। ये 11 अगस्त को लोकसभा के अंदर लाया। अच्छा, अब इस चीज को भी बिल्कुल थोड़ा सा आसान भाषा में और समझ लेते हैं। बिल कैसे आता है? हालांकि इस विषय पर भी आपके लिए इंडियन पॉलिटी की क्लासेस हम लोग ले रहे हैं, हमारे बैचेस के अंदर चल रही हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हल्की सी जानकारी आप यहां पर भी प्राप्त कर लीजिए। बिल का अर्थ समझ लीजिए कि बिल कैसे एक्ट में बनता है। अभी क्या चीज है? बिल। बिल एक तरह से समझिए प्रस्ताव के रूप में आ रहा है। सदन के अंदर, संसद के अंदर 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, ठीक है। अच्छा, संसद इन 3 से मिलकर बनी होती है। बिल अभी कहां आया है? लोकसभा में आया है। लोकसभा समझिए कि आपका घर 3 मंजिल का घर है। 3 मंजिल के घर में सबसे नीचे वाली मंजिल पर बच्चे रहते हैं, यहां पर छोटे बच्चे रहते हैं, चिल्ड्रंस रहते हैं, ठीक है। यहां पर पेरेंट्स रहते हैं, और पेरेंट्स के ऊपर दादाजी जो हैं, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, वो हमारे सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहते हैं। आप ऐसे समझ कर चलिए। बच्चों ने प्लान बनाया कि हमें मूवी देखने जाना है। बच्चों के प्लान में मान लीजिए 10 बच्चे थे घर में, क्योंकि 3 फैमिलीज एक साथ रहती थी बीच वाली फ्लोर पे, 10 बच्चे नीचे रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। उन्होंने प्लान बनाया कि हमें मूवी देखने जाना है। मूवी देखने जाना है, 10 बच्चे हैं, उसमें से 6 बच्चों ने कहा हमें देखने चलना चाहिए, यानी बहुमत का शासन हो गया। बहुमत का शासन हो गया तो बहुमत वाली चीज अब ऊपर पहुंची पेरेंट्स के पास कि पिताजी हमें मूवी देखने जाना है। यहां पर 6 लोग रहते हैं, चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी और पापा मम्मी, 6 लोग। यहां पर 6 लोगों में से 4 लोग इस बात के लिए मान गए, यानी यहां पर 10 में से 6 लोग मान गए कि हाँ भाई चलो मूवी देखने चलना है। यहां पर 6 में से 4 लोग मान गए। आधे से अधिक लोग जब मानते हुए चले गए, सामान्य से सामान्य बात बता रहा हूं, अदरवाइज संसद की प्रक्रिया पर पूरा चैप्टर है, हम जल्दी ही पढ़ाएंगे इस प्रक्रिया को भी, बिल कैसे पास होते हैं, क्या होता है। लेकिन फिर भी एक आसान भाषा में समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं ताकि आप इस बात का महत्व समझ पाएं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में पेरेंट्स ने कहा ठीक है भाई चलते हैं, 4 लोगों ने कह दिया हाँ कि चलना चाहिए, चलते हैं। इसके बाद में लेकिन अब लगनी है वीटो पावर, किसकी? दादाजी की। दादाजी ने पूछा जाकर के बताओ भाई कौन सी मूवी देखने जा रहे हो? गदर देखने जा रहे हो कि OMG 2 देखने जा रहे हो? बोले साहब गदर देखने जा रहे हैं।
दादाजी ने कहा ठीक है, मुझे सही लगता है, बच्चों के साथ देखने लायक पिक्चर है, देख आइए। तो इस प्रकार से दादाजी ने उसको परमिशन दे दी। मतलब सोचिए, सबसे पहले प्रस्ताव आया बिल बनकर बच्चों के पास में। बच्चे बोले तो लोकसभा, जिसे लोअर हाउस कहा जाता है संसद के अंदर, लोकसभा से ही सारे बिल आते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए बता दिया है। कई बार पापा मम्मी भी प्रस्ताव डाल सकते हैं कि बच्चों अपन को चलना है और अपन को यह काम करने चलना है ना। ऐसा नहीं है कि लोकसभा राज्यसभा पापा मम्मी बच्चे बच्चे वाले व्यवहार में रहते हैं। मैं केवल एक समझाने की समझाइश आपको दे रहा हूं। यहां से ऐसा हुआ, राज्यसभा के अंदर वही प्रस्ताव जब पास हो गया तो पहुंचा, प्रस्ताव पहुंचा, राज्यसभा ने भी अगर उसे पास कर दिया तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट जब उसे पास कर देते हैं, तो बिल जब पास हो जाता है, प्रेसिडेंट जब अलाउ कर देते हैं, फिर वो गजट पेपर के अंदर प्रकाशित होता है और वही बिल फिर कानून कहलाता है। अर्थात अभी जो चीज लाई गई है लोकसभा में गृह मंत्री के द्वारा, वो बिल के रूप में लाई गई है। उसके बाद में अब वो कहां जाएगी? राज्यसभा जाएगी। राज्यसभा से अगर पास हो गई तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी। क्लियर है? अच्छा, अब क्या होता है, सब बिल पास कैसे होता है? मान लीजिए यहां पर आपने देखा बहुमत जिसके पास है वो बिल पास कराते हुए ले जाता है। तो बहुमत लोकसभा में भी केंद्र सरकार के पास में है, राज्यसभा में भी अभी रिसेंटली आपने देखा अविश्वास प्रस्ताव के केस में राज्यसभा में भी ये अपना बहुमत जुटाने में कामयाब हो गए, 131 के आसपास वोट ले गए। प्रेसिडेंट भी इनके द्वारा ही नियुक्त किया हुआ है, यानी कि एक तरह से समझिए कि चुन करके मेजॉरिटी पार्टी के द्वारा ही बिठाया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि जो सत्तारूढ़ दल है, प्रेसिडेंट जब उसी पार्टी से होता है, सामान्यतः बिल पास हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर भी अगर अपवाद हैं तो वो कभी डिस्कस करेंगे, लंबे चौड़े इसकी कहानी भी बहुत है, लेकिन सामान्य से सामान्य रूप में समझकर चलिए। तो मान लीजिए प्रेसिडेंट ने भी इसे पास कर दिया, मतलब बिल के अंदर जो बातें लिखी गई। इसलिए कहते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी अगर कोई बिल लेकर के आती है ना, एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल और एक होता है गवर्नमेंट बिल। तो ये गवर्नमेंट बिल के रूप में आया क्योंकि अमित शाह जी खुद लेकर आए हैं। ऐसी स्थिति में उनका बिल तो पास होकर रहेगा, ऐसी फीलिंग डे वन में आ रही है। इसका मतलब ये न्यूज बड़ी इसलिए बन जाती है कि यदि अमित शाह जी खुद ये बिल लेकर आए हैं और वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में आईपीसी का नाम, इंडियन पीनल कोड का नाम, भारतीय दंड संहिता का नाम बदल करके भारतीय न्याय संहिता हो जाएगा, भारतीय न्याय संहिता। अब देखिए यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सुनिएगा, आईपीसी का नाम बदलने वाला है और क्या होने वाला है? भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पीनल कोड। पहले इसकी हिंदी क्या थी इंडियन पीनल कोड की? भारतीय दंड संहिता। ठीक है, अच्छा अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, भारतीय को अंग्रेजी में कैसे लिखोगे? भारतीय न्याय, बिल्कुल व्हाट्सएप पर जैसे आप हिंदी लिखते हो न्याय और संहिता, ऐसे लिखोगे। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बन गया? BN और S। आने वाले समय में शॉर्ट फॉर्म में इसे BNS कहा जाएगा। मतलब आईपीसी का नाम बदल करके होने जा रहा है BNS, भारतीय न्याय संहिता। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ रही होगी। यानी कि एक प्रकार से आईपीसी का नाम बदल करके BNS किया जा रहा है। याद करिएगा, आईपीसी नहीं रहने वाला है। ठीक है, आपको देखते ही कुछ अटपटा नहीं लगा इस जगह? जहां पर यह कहा गया दंड के स्थान पर हम न्याय यूज करने वाले हैं, कुछ अटपटा सा फीलिंग आई? नहीं आई तो मैं दिला देता हूं। अटपटी फीलिंग आपको यह आनी चाहिए थी, ये हिंदी के शब्द हैं, इनकी अंग्रेजी नहीं बनाई गई है। इसको बिल्कुल जो क्या बोलते हैं ना इसको, अरे इसका वर्नाकुलर जो सिस्टम है उसके तहत इसको सीधा बनाकर अंग्रेजी में लिख दिया गया है। इसकी स्थिति में कौन इसका विरोध कर सकता है? तो आंसर है दक्षिण भारत के राज्य विरोध कर सकते हैं। दक्षिण भारत के राज्य क्या कह सकते हैं कि साहब आप हिंदी को प्रचारित कर रहे हैं। क्या विरोध हो रहा है? बिल्कुल, स्टालिन साहब ने विरोध कर दिया है कि हमारे ऊपर हिंदी लादी जा रही है। ठीक है, उम्मीद आप समझ गए होंगे। ऐसे ही सीआरपीसी का नाम बदला जा रहा है, ऐसे ही इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम बदला जा रहा है। क्या केवल नाम बदला जा रहा है? नहीं, प्रक्रिया में तेजी लाने के भी प्रावधान किए जा रहे हैं, कि धाराएं भी परिवर्तित की जा रही हैं। धाराओं को बदलकर क्या किया जा रहा है वो आगे चलते हुए हम सीखेंगे। उम्मीद है आपको ये बेसिक्स पता चल गए होंगे कि क्या हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा तो अंग्रेजों के जमाने से था, तो ये आगे चल करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन जाएगी। क्या चीज बन जाएगी? सीआरपीसी। सीआरपीसी का नाम, जो सीआरपीसी 1898 है, वो बदलकर हो जाएगी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS। BNSS। ठीक है, ऐसे ही सुरक्षा संहिता के बाद भारतीय साक्ष्य संहिता विधेयक, ऐसे ही एविडेंस एक्ट को बदलकर तीसरा वो कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी कि नाम क्या क्या आने जा रहे हैं? नाम यहां पर आने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, चल जाओ भाई साहब, BNS, BNSS, BS,
अब ये संहिता है, बिल है, जो भी है, इसको ए नाम दे देंगे तो बीएसए हो जाएगा बाद में जब ये एक्ट बन जाएगा। तो भविष्य में ये नए नाम निकल करके आने वाले हैं, ठीक है ना। आईपीसी क्या था ये मैंने आपको बता दिया, कहां कहां पर था, क्या मकसद है, अब उसके बारे में जान लीजिए। तो भारत में जो फिलहाल आईपीसी है ना, उसमें 511 धाराएं हैं। धाराओं से मतलब हर क्राइम को कैटेगराइज किया हुआ है कि ये इस तरह से जाना जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। सीआरपीसी क्या होता है ये मैं आपको बता चुका, और सीआरपीसी में जो परिवर्तन हुआ 1973 से हुआ, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के नाम से इसको जाना जाता है। तो अब ध्यान से सुन लीजिए, आईपीसी का नाम भारतीय नागरिक न्याय संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस एविडेंस एक्ट का नाम भारतीय साक्ष्य बिल 2023 के नाम से जाना जाएगा। तो नाम परिवर्तन, उम्मीद है आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो। सबसे पहला काम तो यह होने जा रहा है। इसके अलावा और क्या जोड़ा गया है, अगर मॉब लिंचिंग यानी भीड़ के द्वारा किसी की अगर हत्या कर दी जाती है तो उसके लिए कानून बनाया गया है। केंद्र मॉब लिंचिंग के अंदर मौत की सजा का प्रावधान करेगा। राजद्रोह कानून को पूरी तरह खत्म किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। और इसमें यह कहा गया कि इंडियन ये सुन लीजिए, बदलाव है मान्यवर, और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया 313 बदलाव है। अभी सुनकर के आपको क्या लग रहा है, केवल नाम बदला गया है, इसको 313 बदलाव है मान्यवर, 313 बदलाव हैं। 313 बदलाव सुनकर के आप में से एक बार तो फीलिंग आ रही होगी कि यार नाम ही तो बदले, फिर क्या और कौन से बदलाव हो गए, वो भी मैं आपको बताता हूं क्या बदलाव हैं, ठीक है ना। साथ साथ क्या क्या किया गया, जैसे सेडिशन लॉ रिपील हुआ, इसके अलावा और क्या किया गया है, नागरिक से अगर कोई भी नाबालिग है उससे अगर रेप किया जाता है तो ऐसी स्थिति में मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों पर सजा को प्राथमिकता दी गई है। साल 2027 से पहले देश की सभी कोर्ट को कंप्यूटराइज्ड कर दिया जाएगा। अक्सर अपन लोग बचपन से लेकर अभी तक एक ऐसे राइटिंग करते हुए आए हैं, आप में से कुछ लोगों ने डिबेट में भी भाग लिया होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, न्याय में देरी अन्याय के बराबर है ना। अब उस चीज को गति देने के लिए कि न्याय तेजी से हो, इसमें यह कहा गया है कि जब सुनवाई पूरी हो जाए तो 30 दिन के अंदर फैसला देना ही होगा। कई बार आप कोर्ट में सुने होंगे इस बात को कहते हुए कि सुनवाई पूरी हो गई, अब उसके बाद में फैसला सुरक्षित रख लिया गया। कोर्ट अपने अनुसार फैसला देता है। यहां पर यह कहा गया न्याय में अगर फैसला न्यायालय ने फैसला कर लिया, न्याय का फैसला सुरक्षित रख लिया, तो 30 दिन के भीतर भीतर आपको फैसला देना ही है, नंबर 1। दूसरी बात कही गई है, अगर कहीं कोई क्राइम हुआ तो आपको 90 दिन के भीतर भीतर उस पूरे मामले के अंदर चार्जशीट पेश करनी है। चार्जशीट पेश करने के अगले 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी करके न्याय सुनाना है। अर्थात आने वाले समय में न्याय प्रक्रिया को भी तेज किया जाएगा। अब सुनने में यह शब्द ऐसा लग रहा है कि न्याय प्रक्रिया को तेज किया जाएगा, करने के लिए क्या कंप्यूटर लगाने से न्याय प्रक्रिया तेज हो जाएगी? संभवतः आने वाले समय में विभागवार अगर बात की जाए तो कोर्ट के केस में भी, मतलब कोर्ट्स में भी काफी सारा संरचनात्मक परिवर्तन हो सकता है नए जजेस की नियुक्ति हो सकता है आमूलचूल तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, क्योंकि अगर ऐसा करना है तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश प्रशासन को मजबूत, ये सब हमने आपको बता दिया। प्रधानमंत्री ने पिछली बार कहा था तो हमने उस काम को इन्होंने कर दिया है। तो सीआरपीसी में क्या बदलाव किया गया है, एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि सीआरपीसी में बदलाव करके भारतीय नागरिक संहिता 2023 बनाई जाएगी, इस न्याय संहिता बनाई जाएगी। इसके अंदर 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराओं को बदल दिया गया, नई धाराएं 9 जोड़ी गई हैं। आईपीसी के अंदर 511 धाराएं थी, अब उन्हें 356 धाराओं में कन्वर्ट कर दिया गया है। ऐसे ही इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 167 धाराएं थी, जो कि 170 धाराओं में, इसके अंदर 3 नई धाराएं जोड़ दी गई हैं। धाराओं में परिवर्तन हो गया। धारा बोले तो मतलब कि भाई इस क्राइम को, जैसे आप में से कई बार सुना होगा ना, धारा 420 लगी है भाई इसके ऊपर, यानी इसने धोखाधड़ी की है। अब उसका नाम बदल करके धारा 420 का नाम 316 हो जाएगा। अब यहीं से एक बड़ा बवाल शुरू होता है कि भाई अगर किसी प्रकार से किसी कोर्ट के प्रैक्टिशनर लॉयर ने अपनी आज तक की पूरी मेहनत की थी धारा 420 को समझने के लेकर के, जब भी कोई केस होता है, आप कभी भी पुलिस वालों के जब संपर्क में जाएंगे, क्योंकि वही लोग क्या करते हैं ना, कोई भी घटना घटित होती है तो उसके ऊपर फिर वो धाराएं लगाते हैं कि भाई चार्जशीट में चार्जेस लगाए जाते हैं कि अगर इसने चोरी की है तो ये इस धारा के तहत होगा, अगर इसने ये क्राइम किया तो ये इस धारा के तहत होगा। जैसे कि लिए अगर किसी ने हत्या की है तो पहले धारा 302 हुआ करती थी हत्या के ऊपर, लेकिन अब वो 302 छिनैती के ऊपर लागू हो जाएगी। यानी कि किसी ने अगर छीना है किसी से कुछ तो वो छिनैती की धारा हो जाएगी। अब मान लो किसी ने किसी से कहा कि भाई कौन से केस चल रहा है, बोले 302 का मुकदमा चल रहा है, 302 में सामने वाले का दिमाग शॉर्ट हो गया,
हत्या का मुकदमा, बोले नहीं भाई छिनैती का, बोले ये कब हुआ, बोले ये तब हुआ। मतलब अब धाराएं परिवर्तित हो जाएंगी। इसमें जो बड़ा चैलेंज है ना, इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज है, वो तो है, बड़ा चैलेंज पुलिस के और कोर्ट के समन्वय में आने वाला है। दोनों ही जगह धाराएं परिवर्तित होना। जब आप कभी किसी लॉयर से मिलेंगे, किसी मजिस्ट्रेट से मिलेंगे, जो लोग मजिस्ट्रेट की परीक्षा देते हैं स्टेट माध्यम से, स्टेट पीसीएस करवाते हैं, कोर्ट्स करवाती हैं, उनमें आप कभी नोटिस करेंगे तो वहां पर मजिस्ट्रेट बनने वाले जो होते हैं वो सबसे ज्यादा चीजें रटते ही इस चीज को हैं। वही ऑब्वियस ही बात है, उन्हें टिप्स पे होनी चाहिए सारी धाराएं, है ना। तो उन्हें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, साथ में फिर भारत का संविधान, ये सब टिप्स पे होना चाहिए। अब सोचकर देखिए, ये परिवर्तित अगर हो जाएगा ना तो एक बड़ा टास्क हो जाएगा, और ये बड़ा टास्क जो है वो अपने आप में काफी चैलेंजेबल काम होगा। इसके साथ साथ सीआरपीसी में 356 धाराएं होंगी, पहले 511 धारा थी, ये मैंने बता दिया। 7 साल से ज्यादा अगर किसी मामले में किसी को सजा हुई है तो फॉरेंसिक टीम के द्वारा सबूत जुटाए जाएंगे। अब आप ध्यान से सोचिए, फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाएगी ही जुटाएगी, इसका मतलब अब फॉरेंसिक्स में भी ज्यादा लोगों की नियुक्तियां होंगी। देश छोड़कर भागने वाले अपराधियों की अनुपस्थिति में कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह से दोषी करार देने का प्रावधान रखा गया। जैसे कई बार क्या होता है, भारत के अंदर कोई भगौड़ा हो गया, भगौड़े के केस में पहले हम ये सोचते हैं इसको पकड़ के लाया जाए, फिर इसकी सुनवाई की जाए, फिर इसको जेल में डाला जाए। भारत में यदि कोई भगौड़ा हो गया तो सुनवाई पीछे से पूरी करके खिलाफ उसके फैसला देना है तो दे देंगे, इंतजार नहीं करेंगे। कोर्ट की सुनवाई को पूरी होने में 30 दिन के बाद में किसी भी सूरत में फैसला सुनाना कंपलसरी होगा। तलाशी और जब्ती को लेकर अब वीडियो बनाना अनिवार्य होगा। जैसे कई बार क्या होता है, पुलिस किसी मामले की पहचान करने के लिए कहीं जाती है, तलाशी लेती है, जब्ती लेती है, तो उसका वीडियोग्राफी करना जरूरी कर दिया गया है। गुनाह किसी भी इलाके में हो, एफआईआर देश के किसी भी हिस्से में दर्ज हो सकेगी। अच्छा, अब यह चीज अपने आप में एक बहुत ही टिपिकल साउंड करेगी बहुत सारे लोगों को, और होना भी है। जैसे मान लीजिए कि गुनाह किसी व्यक्ति के साथ, उदाहरण के लिए आज कोई व्यक्ति राजस्थान आया था, किसी कारण से उसका सामान चोरी हो गया, सामान चोरी हो गया, अब वो निकटतम थाने में जाकर के रिपोर्ट कराने जाता है कि साहब मेरा सामान, मैं फलां जगह पे आया था, मेरा सामान चोरी हो गया। लेकिन वो पहुंच जाता है घर अपने और वहां जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराता है। इससे जो मतलब प्रैक्टिकल जो पहली बार में सुनकर के चैलेंज दिखाई दे रहा है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो न्याय तेजी से देने की बात हो रही है उसमें डिले होने लगे। जैसे कि भाई पुलिस अब वहां की जब मामला दर्ज करेगी तो वो तलाशी लेने के लिए यहां आएगी। या तो इसका एक तरीका पुलिस के बाद में यह निकाला जाएगा, जो मुझे लगता है, क्योंकि इस तरह की जब चीजें हुई हैं और एक दिन में तो ये चीजें हुई नहीं हैं। अभी मैं बताऊंगा कितना लंबा चौड़ा इस पर डिस्कशन चला है, 4 साल तक इन विषयों पर डिस्कशन चला है, तब जाकर ये चीजें हुई हैं, है ना, बिल के रूप में आई हैं। तो इसका मतलब ये पहले भी चर्चा में आई होंगी, हो सकता है आप और हमारे बीच में ना आई हो। संभवतः ये हो सकता है कि देश के सभी पुलिस को, जैसे कि आज भी होता है, मतलब भारत का जितना भी एनसीआरबी के माध्यम से, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, जो सारे क्राइम की एक साथ एकीकृत रूप से जानकारी रखता है, हो सकता है धीरे धीरे सारे पुलिस थानों को एक साथ ऑनलाइन कर दिया जाए। वहां का क्राइम अगर कहीं हुआ है वहां से यहां ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाए, ऑटोमेटिक यहां के थाने पर आ जाए और यहां के थाने से उसकी जांच कंप्लीट की जाए। हो सकता है इस तरह का भी प्रावधान भविष्य में किया जाए। अभी हो चुका है क्या ये सब? अभी बिल के रूप में आया है, अभी इस पर चर्चाएं चल रही हैं, इंप्लीमेंट होने में तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन चर्चाओं में है ये। तो ये बड़ा सवाल है कि ऐसी स्थिति में एफआईआर देश के किसी भी हिस्से से हो सकेगी, तो इसका फायदा किसे हुआ? जो पीड़ित पक्ष है, जो विक्टिम है, उसे फायदा होगा, उसे चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे बार बार पुलिस थाने के। वो अपने निकटतम पुलिस थाने में मामला दर्ज करा के देश के किसी भी